फिल्म 1968 में शुरू होती है, जहां हम आयरिस और पॉल नाम के एक कपल को देखते हैं जो कहीं ड्राइव पर जा रहे हैं। आयरिस की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही है क्योंकि पॉल उसे एक सरप्राइज़ देने वाला है। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पॉल उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और आयरिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो उसे स्काईव्यू लाया है, जो शहर के ऊपर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग में बना नया रेस्टोरेंट है। वे दोनों उत्साह से अंदर जाने लगते हैं। तभी आयरिस की नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो एक विशिंग फाउंटेन से सिक्का चुरा रहा होता है। फिर वे एक भीड़ से भरी लिफ्ट में घुसते हैं और सबसे ऊपरी मंजिल पर रेस्टोरेंट पहुंचने पर पॉल होस्ट को बताता है कि उनकी टेबल रिजर्व है, लेकिन वो आदमी माफ़ी मांगते हुए कहता है कि ओपनिंग नाइट की वजह से सारी टेबल बुक हो चुकी हैं। इससे पॉल को शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन आयरिस उसे चिंता न करने के लिए कहती है और बार में चलने का सुझाव देती है। वहाँ से उन्हें पूरे शहर का शानदार नज़ारा दिखता है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से आयरिस घबराहट से भर जाती है। बाद में जब कई लोग कांच के फर्श पर डांस कर रहे होते हैं, एक बारटेंडर वाइन की बोतल खोल रहा होता है और उसका कॉर्क उछलकर एक झूमर से जा टकराता है। इसके चलते कांच का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है, जिससे फर्श पर एक दरार आ जाती है। बाथरूम में आयरिस उल्टी करती है और हम वहाँ एक बच्चे को देखते हैं जिसकी माँ रेस्टोरेंट में एक सिंगर है। सिंगर अचानक आयरिस से पूछती है कि वो कितने महीने से प्रेग्नेंट है। आयरिस घबराहट में बताती है कि 1 या 2 महीने हुए हैं, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को अभी तक ये बात नहीं पता है। इसके बाद पॉल उसे टेरेस पर ले जाता है, जहाँ वे शहर के खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेते हैं। फिर वो इस पल का फ़ायदा उठाकर उसे बताता है कि वो उससे प्यार करता है और घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आयरिस खुशी खुशी मान जाती है और फिर अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है, जिसे सुनकर पॉल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। जब कपल अपनी सगाई का जश्न मना रहा होता है, हम उसी शरारती बच्चे को टावर से एक सिक्का नीचे फेंकते हुए देखते हैं, लेकिन हवा का एक तेज़ झोंका उसे उड़ाकर वेंटिलेशन डक्ट में डाल देता है, जिससे एक पंखा जाम हो जाता है। इसके बाद पॉल और आयरिस रेस्टोरेंट में वापस आते हैं, जहां वे दूसरे मेहमानों के साथ डांस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके नीचे का कांच का फर्श टूटना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पंखे में फंसा वो सिक्का एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे रेस्टोरेंट में गैस लीक होने लगती है और पेंच ढीले होकर गिरने लगते हैं। यहाँ आयरिस को एहसास होता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उनके नीचे का कांच अचानक टूट जाता है, जिससे कई लोग नीचे गिरकर मर जाते हैं। पॉल कांच के एक टुकड़े से लटका रह जाता है, जबकि आयरिस उसे अपनी पकड़ खोते और मरते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए एक शेफ गलती से इस अफरा तफरी में एक औरत को आग लगा देता है। वो घबराहट में पूरे रेस्टोरेंट में भागती है और लीक हो रही गैस के संपर्क में आने से एक बड़ा धमाका होता है, जो पूरी बिल्डिंग को चीर देता है और अनगिनत जानें ले लेता है। इसके बाद एक कर्मचारी बचे हुए लोगों को इमरजेंसी सीढ़ियों से भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सब एक साथ भागते हैं, वो ढांचा अचानक ढह जाता है, जिससे और भी लोग मारे जाते हैं। आयरिस डर के मारे देखती है कि कैसे पूरा स्ट्रक्चर बिखरने लगता है और लोग टूटी हुई खिड़कियों से नीचे गिर रहे हैं। अचानक एक पियानो खिसकने लगता है और जैसे ही पहले वाला सिक्का उस पर गिरता है, वो भारी भरकम पियानो गिरकर बचे हुए लोगों को कुचल देता है। इस बीच वही शरारती लड़का ये देखकर खुश होता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन पियानो उस पर गिरकर उसे कुचल देता है और उसकी हंसी हमेशा के लिए शांत कर देता है।
ये तबाही देखकर आयरिस फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र सिंगर के बेटे पर पड़ती है जो जिंदा है और मदद के लिए रो रहा है। वो उसे बचाने के लिए तेज़ी से भागती है, लेकिन रेस्टोरेंट का नाजुक ढांचा उनके नीचे ढह जाता है और वे कंक्रीट के एक टुकड़े से लटक जाते हैं। उन्हें गिरने से सिर्फ आयरिस की अंगूठी रोके हुए है, जो आखिरकार उसकी चमड़ी फाड़ देती है और वे दोनों अपनी मौत की ओर गिर जाते हैं। और सीन आज के समय पर कट होता है, जहां स्टेफनी नाम की एक लड़की क्लास के बीच में इसी बुरे सपने से चीखते हुए उठती है। उस रात उसे फिर वही डरावना सपना आता है और वो चीखती है, जिससे उसकी रूममेट को बहुत गुस्सा आता है। स्टेफनी अपनी रूममेट को बताती है कि उसके सपनों में आने वाली औरत का नाम आयरिस है, जो उसकी दादी का भी नाम है। लेकिन समस्या ये है कि वो अपनी दादी से कभी नहीं मिली है और उसे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि वो घर जाकर अपनी दादी को ढूंढे, इस उम्मीद में कि इससे उसके बुरे सपने हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह तबाही देखकर आयरिस फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र सिंगर के बेटे पर पड़ती है जो जिंदा है। अगले दिन स्टेफनी घर पहुंचती है और अपने पापा मार्टी से अपनी माँ के पुराने सामान के एक बक्से के बारे में पूछती है, क्योंकि वो अपनी दादी को खोजना चाहती है। लेकिन मार्टी बताता है कि उसने सालों पहले उसकी माँ के जाने के बाद वो सब फेंक दिया था। इससे स्टेफनी निराश हो जाती है, लेकिन तभी उसका छोटा भाई चार्ली आता है और बताता है कि वो उनके कज़िन के घर जा रहा है। स्टेफनी भी उसके साथ जाने का फैसला करती है, इस उम्मीद में कि शायद वहाँ उसे कुछ जवाब मिल जाए। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन अपने अंकल हावर्ड के घर पहुँचते हैं, जो उनकी माँ के भाई हैं। वे अपनी आंटी ब्रेंडा और अपने कज़िन्स एरिक, बॉबी और जूलिया से मिलते हैं। फिर स्टेफनी हावर्ड को अपने बार बार आने वाले बुरे सपनों के बारे में बताती है और ये भी कि कैसे इसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। वो समझाती है कि वो बस अपनी दादी आयरिस को खोजना चाहती है, इस उम्मीद में कि वो इस स्थिति में उसकी मदद कर सकती है। लेकिन हावर्ड जवाब में उसे बताता है कि आयरिस एक बहुत ही अजीब और परेशान औरत थी। हावर्ड के पापा की मौत के बाद आयरिस ने उसे और उसकी बहन को घर से बाहर जाने से मना कर दिया था और इस बात पर जोर देती थी कि मौत उनका पीछा कर रही है। हालात इतने ख़राब हो गए कि सरकार को दखल देना पड़ा और उन्हें एक फोस्टर होम में रखना पड़ा, लेकिन तब भी आयरिस ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की। और जब नाती पोते पैदा हुए तो उसने मरे हुए लोगों की भयानक तस्वीरों से भरे अजीब खत भेजने शुरू कर दिए। हावर्ड अपनी भतीजी को चेतावनी देता है कि उसकी दादी बहुत खतरनाक है और उसे उससे दूर रहने की सलाह देता है। इसके बावजूद स्टेफनी हार नहीं मानती और आंटी ब्रेंडा से मदद की गुहार लगाती है। वो दावा करती है कि बार बार आने वाले बुरे सपनों की वजह से उसकी ज़िंदगी बिखर रही है और वो पागल होने की कगार पर है। उस पर तरस खाकर ब्रेंडा आखिरकार उसे एक दराज के बारे में बताती है, जहां आयरिस के पुराने खत रखे हैं। और आयरिस की जवानी की तस्वीर मिलने पर स्टेफनी ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये वही औरत है जो उसके सपने में आती है। अगले सीन में स्टेफनी अपनी दादी से मिलने के लिए एक सुनसान इलाके में ड्राइव करके जाती है। आखिरकार वो एक ऐसे घर पर पहुंचती है जो एक बंकर जैसा दिखता है, जिसमें बड़े बड़े मेटल के दरवाजे और भारी सुरक्षा है। स्टेफनी एक सिक्योरिटी कैमरे के पास जाती है और आयरिस से बात करती है और बताती है कि वो उसकी पोती है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उसे अपनी चाबियां और सेलफोन एक मेटल बॉक्स में रखने के लिए कहती है और फिर अंदर आने को बोलती है। स्टेफनी ऐसा ही करती है और केबिन के अंदर चली जाती है, जहां आयरिस उसे धीरे धीरे अंदर आने के लिए कहती है। स्टेफनी अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी दादी को देखकर चौंक जाती है।
दूसरी ओर आयरिस उसे देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत उसकी माँ डार्लिन के बारे में पूछती है, लेकिन स्टेफनी बताती है कि उसकी माँ उन्हें तब छोड़कर चली गई थी जब वो 10 साल की थी और तब से उसकी कोई खबर नहीं है। वो बताती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसे स्काईव्यू हादसे के बुरे सपने आ रहे हैं। ये सुनकर आयरिस समझाती है कि उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उसका पूर्वाभास था। आयरिस बताती है कि जब पॉल उसे प्रपोज कर रहा था, तब उसे इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि क्या होने वाला है। उसने तुरंत एक्शन लिया और उस शरारती लड़के से सिक्का ले लिया जो घटनाओं की पूरी चेन शुरू करने वाला था। फिर आयरिस अंदर गई, सिंगर का माइक्रोफोन लिया और सबको वहां से जाने का आदेश दिया क्योंकि कांच का फर्श टूट रहा था। नतीजतन उसने उस रात कई जानें बचाईं और रेस्टोरेंट भी हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन पता चलता है कि मौत को ये पसंद नहीं है कि कोई उसके प्लान में दखल दे, इसलिए उस घटना के बाद उसने उन लोगों का एक एक करके शिकार करना शुरू कर दिया जिन्हें उस रात मरना था, जिसमें पॉल भी शामिल था। आयरिस आगे बताती है कि सालों से वो मौत के बारे में हर मुमकिन जानकारी इकट्ठा कर रही थी और उसके हर कदम का अंदाज़ा लगा रही थी। वो मौत को खुद से दूर रखे हुए थी जब तक कि 2 महीने पहले उसे पता नहीं चला कि उसे कैंसर है। आयरिस अपनी बनाई हुई एक किताब निकालती है और स्टेफनी को यहीं रुककर मौत के बारे में जानने के लिए कहती है क्योंकि उनका पूरा परिवार खतरे में है। वो दावा करती है कि वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे क्योंकि वो खुद 20 साल से बाहर नहीं निकली है। हालांकि स्टेफनी को लगता है कि उसकी दादी पागल है और उससे कहती है कि उसे यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। फिर स्टेफनी जाने लगती है और जैसे ही आयरिस दरवाजे तक पहुँचती है, उसे एक पूर्वाभास होता है कि अगर वो बाहर निकली तो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन चेतावनी के बावजूद वो अपनी पोती के पास भागती है और घबराकर उससे किताब रखने की भीख मांगती है। फिर वो स्टेफनी को एक कदम पीछे हटने और ये साबित करने के लिए देखने को कहती है कि ये सब सच है। और फिर अचानक सीन आयरिस के अंतिम संस्कार पर कट होता है, जहां हर कोई स्टेफनी के लिए बुरा महसूस कर रहा है क्योंकि उसे इतनी भयानक त्रासदी देखनी पड़ी। इसी पल डार्लिन अप्रत्याशित रूप से अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने पहुंचती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। लेकिन स्टेफनी अपनी माँ की इस हिम्मत पर भड़क जाती है कि सालों पहले उन्हें छोड़ने के बाद वो अचानक वापस आ गई है। अगली सुबह पूरा परिवार हावर्ड के घर पर बारबेक्यू के लिए इकट्ठा होता है और डार्लिन भी वहाँ आ जाती है। दूसरी तरफ स्टेफनी अपनी दादी की किताब निकालती है और उसके अंदर एक सिक्का पाती है, वही सिक्का जो उस चेन रिएक्शन को शुरू करने वाला था। उसे किताब में आयरिस द्वारा बनाए गए कई चित्र मिलते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के मरने के कई तरीके दिखाए गए हैं। अचानक हवा का एक झोंका एक फैमिली फोटो को ज़मीन पर उड़ा देता है और कांच का एक टुकड़ा ठीक उसके सामने गिरता है। ये स्टेफनी को चिंतित कर देता है और वो तुरंत अपने अंकल के घर जाने का फैसला करती है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि सब सुरक्षित हैं। कुछ ही देर बाद स्टेफनी पार्टी में पहुंचती है और देखती है कि सब सुरक्षित हैं, लेकिन उसकी राहत तुरंत खत्म हो जाती है जब हावर्ड गलती से कांच के एक टुकड़े पर पैर रख देता है और गिर जाता है। ठीक उसी समय एक घास काटने वाला रेक घास काटने की मशीन पर गिरता है और गलती से उसे चालू कर देता है। मशीन आगे बढ़ती है और बेरहमी से उसका चेहरा काट देती है। हावर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी को यकीन हो जाता है कि उसकी दादी सही थी और वो जुनून के साथ उसकी किताब का अध्ययन करने लगती है। वो अपने परिवार को बताती है कि कैसे मौत उस दिन स्काई टावर में मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए आई है। क्योंकि बहुत सारे लोग बच गए थे, मौत को आयरिस तक पहुंचने में सालों लग गए, जो पूर्वाभास में मरने वालों में से एक थी। स्टेफनी समझाती है कि जब मौत हर एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी, तो बाकी लोगों के बच्चे और नाती पोते होते रहे।
इसका मतलब है कि मौत अब आइरिस के वंशजों के पीछे आएगी, जिन्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। स्टेफनी दावा करती है कि उसके पापा और आंटी ब्रेंडा सुरक्षित हैं क्योंकि वे आइरिस के वंशज नहीं हैं, और मौत सबसे पहले अंकल हावर्ड के लिए आई क्योंकि वो सबसे बड़े थे। तो अगर वे क्रम का पालन करते हैं तो अगला शिकार उसका कज़न एरिक होगा, उसके बाद जूलिया और बॉबी। हावर्ड के परिवार के बाद मौत डार्लिन और उसके बच्चों के लिए आएगी। दुर्भाग्य से उसका परिवार उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता और केवल नाराज हो जाता है। अगली सुबह घबराई हुई स्टेफनी चार्ली को जल्दी उठाती है क्योंकि एरिक ने पूरी रात उसके कॉल का जवाब नहीं दिया है। दोनों भाई बहन चिंतित हो जाते हैं और तुरंत उसका हालचाल जानने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ये देखकर राहत मिलती है कि एरिक बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। स्टेफनी फिर भी उसे सावधान रहने का आग्रह करती है, लेकिन एरिक बस हंसकर टाल देता है और घमंड से दावा करता है कि उसे मौत छू भी नहीं सकती। इसी पल जूलिया जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकलती है जब अचानक घटनाओं की एक चेन शुरू हो जाती है। एक कचरा उठाने वाला अनजाने में जूलिया को कंपैक्टर में फेंक देता है। ये देखकर स्टेफनी, एरिक और चार्ली ट्रक की ओर भागते हैं क्योंकि क्रशर मोड पहले ही चालू हो चुका है। लड़के उसका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कचरा उठाने वाले ने हेडफोन पहने हुए हैं और उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इस बीच स्टेफनी ट्रक पर चढ़ती है और जूलिया को बाहर निकालने की बेतहाशा कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, कंपैक्टर एक भयानक आवाज़ के साथ बंद हो जाता है और जूलिया का सिर कुचल देता है। अगले सीन में हम परिवार को जूलिया की मौत पर रोते हुए देखते हैं और वे आखिरकार मान लेते हैं कि स्टेफनी सच कह रही थी। वो मानती है कि वो क्रम के बारे में गलत थी, लेकिन तभी ब्रेंडा एक चौंकाने वाला सच बताती है। पता चलता है कि एरिक हावर्ड का असली बेटा नहीं है और उसका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर था। इस खुलासे से एरिक भड़क जाता है तो ब्रेंडा रोते हुए माफ़ी मांगती है और समझाती है कि उस समय उनकी शादी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ये सब सुनकर बॉबी को एहसास होता है कि मौत की लिस्ट में अगला नंबर उसका है और वो तुरंत स्टेफनी से मदद मांगता है। वे फिर आइरिस की नोटबुक की जांच करते हैं जिसमें उल्लेख है कि जेबी नाम के एक आदमी ने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया था जिसने मौत को धोखा दिया और बच गया। जब डार्लिन ये सुनती है तो वो बताती है कि आइरिस अक्सर जेबी के बारे में बात करती थी और वो पास के एक अस्पताल में काम करता है। इस जानकारी के साथ चार्ली, डार्लिन, स्टेफनी, बॉबी और एरिक मदद लेने के लिए इस व्यक्ति से मिलने का फैसला करते हैं। वे जल्द ही अस्पताल पहुंचते हैं जहां वे आखिरकार जेबी से मिलते हैं जो मुर्दा घर में काम करता है। फिर हम चौंक कर जानते हैं कि ये वही बच्चा है जो सिंगर का बेटा था और आइरिस के बाद मरने वाला आखिरी व्यक्ति था। जेबी बताता है कि आइरिस ने कई साल पहले उसे ढूंढ निकाला था और उसे सच्चाई देखने में मदद की थी। उसी ने केबिन को मजबूत बनाने में उसकी मदद की थी और उसकी बीमारी के लिए मेडिकल सप्लाई दी थी। जब ग्रुप पूछता है कि वे कैसे बच सकते हैं तो जेबी बताता है कि पहला विकल्प किसी और को मारना है, जिससे उन्हें उतना ही समय मिल जाता है जितना पीड़ित के पास बचा था। लेकिन अगर वे वास्तव में इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें खुद मरना होगा। जेबी उन्हें बताता है कि एक महिला मौत की लिस्ट में थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए मर गई थी और उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, इससे पहले कि डॉक्टरों ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। इससे आखिरकार चेन टूट गई और वो मौत को धोखा देकर बच गई। फिर भी जेबी बताता है कि वो इस सब से थक चुका है, इसलिए वो केवल अपनी बची हुई जिंदगी का आनंद लेगा क्योंकि वो भी आइरिस की तरह बीमार है। वो उनसे भी यही करने और मौत के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद ग्रुप इस बात को लेकर घबरा रहा होता है कि क्या करे,
जब एरिक को बॉबी को मारने और फिर उसे जिंदा करने का विचार आता है। स्टेफनी इससे सहमत नहीं है, लेकिन एरिक अपने भाई को मना लेता है और उसे ले जाता है। उसकी योजना बॉबी को पीनट बटर देने की है, जिससे उसे जानलेवा एलर्जी है, और चूंकि वे अस्पताल में है, डॉक्टर उसे बचा लेंगे। एरिक एक वेंडिंग मशीन से पीनट बटर कप लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉइल खराब हो जाती है तो वो स्नैक लेने के लिए कांच तोड़ देता है। इसके बाद वे एक एमआरआई मशीन वाले कमरे में प्रवेश करते हैं, जिसे एरिक अनजाने में चालू कर देता है। फिर वो बॉबी का एपीपेन ले लेता है, जिसके बाद बॉबी मूंगफली खाने लगता है। कुछ ही देर बाद एलर्जी का असर होने लगता है और बॉबी को सांस लेने में दिक्कत होती है। एरिक बॉबी को इमरजेंसी रूम में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से अपने फ़ोन का उपयोग करके एमआरआई की शक्ति बढ़ा देता है। मशीन की चुंबकीय शक्ति हर धातु की वस्तु को अपनी ओर ज़बरदस्ती खींचती है, जिसमें एरिक की पियर्सिंग भी शामिल है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। और भी बुरा ये होता है कि मशीन की शक्ति के कारण एरिक के पीछे एक व्हीलचेयर उससे टकराती है और उसे ज़बरदस्ती एमआरआई के अंदर धकेल देती है। फिर वो बेरहमी से कुचल जाता है और नुकीला मेटल उसके आर पार हो जाता है, जबकि उसका बेबस भाई सांस के लिए हांफते हुए ये सब देखता है। इसके बाद बॉबी अपने एपीपेन को लेने के लिए एरिक के शरीर तक रेंगता है और समय पर खुद को इंजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी एक नर्स अचानक दरवाज़ा खोलती है और बाहर से एक तेज़ धातु की वस्तु को अंदर खींच लेती है। इसके बाद डार्लिन और उसके बच्चे पूरी तरह से टूट जाते हैं और वे खुद को आयरिस के केबिन में बंद करने का फैसला करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र सुरक्षित जगह बची है। यहाँ स्काईव्यू का वो शापित सिक्का जो स्टेफनी के पास था, अनजाने में उसकी जेब से फिसल जाता है। कुछ ही देर बाद एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और उसे अपने पास रख लेती है। कुछ ही देर बाद तीनों आयरिस के केबिन में पहुंचते हैं, लेकिन स्टेफनी की सीट बेल्ट जाम हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती। वो फिर भी बाकी दोनों से आगे बढ़ने का आग्रह करती है, क्योंकि जब तक डार्लिन सुरक्षित है वे मर नहीं सकते। हालांकि डार्लिन के घर में प्रवेश करने से पहले एक अचानक चिंगारी से अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसी समय गाड़ी पलटकर पास के पानी में गिर जाती है और स्टेफनी अंदर डूब जाती है। वो अपनी सीट बेल्ट खोलने के लिए संघर्ष करती है, जबकि चार्ली एक बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है। सौभाग्य से एक खून से लथपथ डार्लिन अपने बेटे तक पहुंचती है और उसे आज़ाद कराती है। लेकिन दुख की बात है कि एक गिरता हुआ बिजली का खंभा उसे कुचलकर मार डालता है। इसके बाद एक परेशान चार्ली अपनी बहन के पास भागता है और उसे गाड़ी से निकालकर पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। वो पहले ही बेहोश हो चुकी थी, लेकिन कई हताश कोशिशों के बाद वो आखिरकार उसे वापस जिंदा कर देता है। फिर भाई बहन ये महसूस करके खुश होते हैं कि स्टेफनी मौत के मुंह से वापस आ गई है, जिसका मतलब है कि श्राप आखिरकार टूट गया है। इसके बावजूद भाई बहन टूट जाते हैं और अपनी माँ के खोने का शोक मनाते हैं। सीन कुछ दिनों बाद पर कट होता है, जब जिंदगी सामान्य हो गई है और चार्ली अपनी प्रोम डेट के घर स्टेफनी के साथ आता है। ज़्यादा दूर नहीं, अस्पताल वाली बूढ़ी औरत गलती से शापित सिक्का गिरा देती है, जो लुढ़क जाता है। ये आखिरकार एक ट्रेन की पटरी के बीच में जाकर रुक जाता है। उसी समय स्टेफनी और चार्ली उसकी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलते हैं, जो एक डॉक्टर हैं। स्टेफनी गर्व से बताती है कि कैसे उसके भाई ने उसे मौत से वापस लाया। हालांकि डॉक्टर समझाता है कि अगर वो सिर्फ बेहोश थी और चार्ली ने उसकी सांस वापस ला दी, तो उसका दिल कभी रुका ही नहीं था, जिसका मतलब है कि वो तकनीकी रूप से मरी नहीं थी। ये सुनकर भाई बहन चौंक जाते हैं और स्टेफनी को कई ऐसे संकेत दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि वे अभी कैसे मर सकते हैं।
फिर अचानक एक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और सीधे उनकी ओर आने लगती है। वे ट्रेन से बचने में कामयाब हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार वे सुरक्षित हैं। लेकिन तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मौत से भागकर अमरता की तलाश में निकला वो अरबपति हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी की असली कीमत धन या अमरता में नहीं, बल्कि उस ख्वाब में है जो हमें सच में ज़िंदा महसूस कराता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।